नमस्कार साथियों, राधे राधे। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों में एक टॉपिक दिया हुआ है मूल्यांकन, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। लगभग 75 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर 2 वैधता, ऑप्शन 3 अमानकीकृत, ऑप्शन 4 व्यावहारिकता। तो एक अच्छे प्रश्न पत्र में यह गुण होना चाहिए कि वह विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, यानी कि हम जिसके लिए उसका मूल्यांकन के लिए जिस प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हैं वह उसके उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहिए। तो व्यावहारिकता यानी व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ भी वह प्रश्न पत्र होना चाहिए। ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। ये अमानकीकृत की जगह मानकीकृत होना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमानकीकृत। यानी कि प्रश्न पत्र अमानकीकृत नहीं मानकीकृत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, टॉर्गर्स तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्र करना। ऑप्शन 2 मूल्यांकन सापेक्षित रूप से नवीन प्राविधियों पद है। ऑप्शन 3 जिसके द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करना। ऑप्शन 4 किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। तो टॉर्गन्स एवं एडन के अनुसार मूल्यांकन का सही अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। मूल्य का अंकन कहलाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का संधि विच्छेद होता है मूल्य धन अंकन, यानी किसी वस्तु का मूल्य निश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्द में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषताओं वाला गुण है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन 2 अतिव्यापकता, ऑप्शन 3 वैधता, ऑप्शन 4 व्यावहारिकता। तो एक अच्छे प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और व्यावहारिकता होनी चाहिए। और इसमें पूछा है कि असंगत गुण बताना है, इसका आंसर हो जाएगा अति व्यापकता। यानी प्रश्न पत्र में व्यापकता हो वो तो ठीक है, परंतु अति व्यापकता नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब ऑप्शन 1 मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए जाएं। ऑप्शन 2 शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के समय समय पर चर्चा ना हो। ऑप्शन 3 छात्रों में वर्षभर परीक्षा का तनाव बने जिसे पढ़ते रहें। और ऑप्शन 4 शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहें जिससे अच्छे अंक प्राप्त हों। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इसका आंसर 1 सही हो जाएगा, नंबर 1, क्योंकि इसमें दूसरे में दिया हुआ है शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के समय समय पर चर्चा ना हो, चर्चा होनी चाहिए। और इसमें 3 में दिया हुआ है परीक्षा का तनाव। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो परीक्षा के तनाव को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। और ये व्यस्त रखने के लिए ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसका आंसर 1 सही हो जाएगा, यानी मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए और आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक अलग अलग होने चाहिए। मतलब बच्चा का अब आंतरिक मूल्यांकन किया गया है और वार्षिक परीक्षाओं में जितने अंक प्राप्त किए गए उनका अलग अलग विवरण होना चाहिए, वह अच्छा मूल्यांकन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षण की खालिस्तान का संदर्भ 2 भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण
पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति है। ऑप्शन 1 विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन 3 वैधता, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो अलग अलग अवसरों पर किसी परीक्षण का मूल्यांकन यदि किया जाए और उसमें समान अंक प्राप्त हों तो उसे उस प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता कहा जाता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक प्रश्न अधिक हों, ऑप्शन बी निबंधात्मक प्रश्न अधिक हों, ऑप्शन 3 अभिव्यक्ति बोध प्रश्न अधिक हों, और ऑप्शन 4 ज्ञान अभिबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न पत्र हो। तो भाषा प्रश्न पत्र का निर्माण करते हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ज्ञान अभिबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण हो, यानी वह प्रश्न पत्र में ज्ञान अभिबोध अभिव्यक्ति इन सारे चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए, वही अच्छा प्रश्न पत्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है। ऑप्शन 1 निदानात्मक, ऑप्शन 2 परीक्षा विधि, ऑप्शन 3 योग्यता परीक्षा, और ऑप्शन 4 भावनात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा विधि, यानी कि भाषा शिक्षण में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि परीक्षा विधि है, यानी कि परीक्षा के द्वारा मापन किया जाता है भाषा शिक्षण में सर्वाधिक। इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो आपको ये परिभाषा बतानी है मूल्यांकन की किसने दी थी। ऑप्शन 1 रूट स्ट्रॉन्ग ने, ऑप्शन 2 रेमर्स व गेज ने, ऑप्शन 3 AP सुखिया ने, ऑप्शन 4 गुड और हेट ने। तो यह मूल्यांकन की परिभाषा रेमर्स एवं गेज ने दी थी। गेज यानी कि गेज डाल के आपको पता करना है कि केवल मूल्यांकन बौद्धिक उपलब्धियों का किया गया है या उस छात्र के समस्त व्यक्तित्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस परीक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमता का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण में, ऑप्शन 2 उपलब्धि परीक्षण में, ऑप्शन 3 व्यक्तित्व परीक्षण में, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बालक की रुचि अभिवृत्ति का मापन व्यक्तित्व परीक्षण से किया जाता है। तो इसका आंसर 3 नंबर सही हो जाए, व्यक्तित्व परीक्षण। यानी इस परीक्षण में बालक की रुचि कैसी है, अभिवृत्ति कैसी है और उसकी क्षमता के मानसिक क्षमताएं कैसी हैं, इसका परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। ऑप्शन 1 अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थियों में पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। इसका दोष बताना है दोस्तों, आपको याद रखना है। ऑप्शन 2 शिक्षक विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देश एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, ये तो इसके गुण हैं। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों पर पूरे वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। तो इसमें आपको बताना है
कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें परीक्षा का भय नहीं बना होता है। इसमें तो परीक्षा भय को दूर किया जाता है, क्योंकि यह पूरे वर्ष भर चलता रहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें परीक्षा के भय को दूर किया जाता है। इसमें कमियों को निरंतर बताया जाता है, ये तो सही है, ये तो इसका गुण है। परामर्श और निर्देश आवश्यक निरंतर दिए जाते हैं, ये भी इसका गुण है। और इसमें अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, पूरे वर्ष भर अध्ययनरत रहते हैं, ये भी इसका गुण है। तो इसका ये दोष हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। ऑप्शन 1, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः यह समय अधिक लगता है। यह तो इसका दोष हो गया, ये इसका गुण नहीं है, इसमें गुण पूछा है। ऑप्शन 2, मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मौखिक परीक्षाओं को भी वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ जैसे कहते हैं, जैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहा जाता है। तो मौखिक परीक्षाओं में उन वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये तो सही है। मतलब ये इसका गलत आंसर हो जाएगा कि नहीं बनाया जा सकता है, और इसमें गुण बताना है। और ऑप्शन 3 है इसमें, इन परीक्षाओं के विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। ये सही बात है दोस्तों, मौखिक परीक्षा में हम सुनने, पढ़ने और बोलने, ये तीनों कौशलों का मापन एक साथ कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन को भी ऑप्शन को भी देख लो। इसमें कह रहा है कि इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के लेखन कौशल का मापन नहीं होता है। तो मौखिक परीक्षाओं से लेखन कौशल का मापन नहीं होता है, ये इसका दोष है, यह गुण नहीं है, और इसमें गुण पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है। ऑप्शन 1, मात्रात्मक पक्ष। ऑप्शन 2, संरचनात्मक पक्ष। ऑप्शन 3, अपरिणात्मक पक्ष। और ऑप्शन 4, ज्ञानात्मक पक्ष। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ज्ञानात्मक पक्ष। मूल्यांकन के पक्ष में ज्ञानात्मक पक्ष सम्मिलित होता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों को कितना ज्ञान हुआ है इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन की प्रक्रिया में व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि उसके बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन किसका है? टॉरगन्स का। ऑप्शन 2, रेमर्स एवं गेज का। ऑप्शन 3, एडम्स का। ऑप्शन 4, किवलिन का। तो मैंने अभी आपको ये परिभाषा ऊपर बताई थी, यह है रेमर्स एवं गेज की परिभाषा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि हम गेज डाल के पता करेंगे कि बच्चे में बौद्धिक उपलब्धि कितनी है, या फिर बच्चा के समस्त व्यक्तित्व का मापन करेंगे। ये मूल्यांकन की परिभाषा रेमर्स एवं गेज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन 1, मौखिक मूल्यांकन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन 2, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील
और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन 3, मौखिक मूल्यांकन में समूहनिष्ठता अधिक होनी चाहिए। और ऑप्शन 4, मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी मौखिक मूल्यांकन जो करने आया है वो निष्ठावान, सहनशील और विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। यानी हम जिस मूल्यांकन को कर रहे हैं, जिस समय विषय से संबंधित, उसका उसे ज्ञान भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन 1, माइकल लेंस ने। ऑप्शन 2, सीसी रॉस ने। ऑप्शन 3, ब्लूम। और ऑप्शन 4, राइट स्टोन ने। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया यह परिभाषा माइकल लेंस ने दी थी। इसका आंसर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यानी कि हम माइकल लेंस, इसमें लगभग साइकिल का वर्ण आ रहा है। साइकिल, साइकिल की सी ध्वनि आ रही है, तो हम साइकिल से उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। चलिए आपको इस प्रकार से इसे याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। ऑप्शन 1, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। आपको इसमें दोष बताना है, ये तो इसका गुण है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, ये भी इसका गुण है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों के निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, यह भी इसका गुण है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो, यह इसका दोष है। क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है। कम बच्चों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अच्छा रहता है। इसमें पूछा है दोष, और इसका यही एक दोष है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना। ये तो इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हम बच्चों को बताएं कि तू मंद बुद्धि है या तू प्रतिभाशाली बच्चा है, इसलिए ये तो इसका कोई उद्देश्य नहीं हुआ मूल्यांकन का। ऑप्शन 2, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें औपचारिक उपाय की आवश्यकता है। तो चलिए नेक्स्ट और पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 3, सीखने की कठिनाइयों की समस्याओं क्षेत्रों का निदान करने के लिए। और इसका लास्ट ऑप्शन और हो जाएगा, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्योंकि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्राप्त करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। यानी कि जिसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है उसका पता करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी हमने जिसके लिए मूल्यांकन किया है उसकी प्राप्ति, हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ऑप्शन 1, विश्वसनीयता। ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन 3, वैधता। ऑप्शन 4, अभिक्षमता।
तो एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। यानी इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो उत्तम परीक्षण की विशेषता बताते हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो वो भिन्न ही बताना है आपको क्या है। तो उत्तम परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, अभिक्षमता ये है, इसका कोई विशेषता का नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। विश्वसनीयता उसे कहा जाता है यदि किसी प्रश्न पत्र पर अध्यापक की मानसिकता, अभिवर्ती रुचि का प्रभाव ना पड़े और उसमें प्राप्तांक वही प्राप्त हों तो उसे कहा जाता है उस प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता उसे कहते हैं यदि जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना ऑप्शन वाले, उन्हें हम किसी पर भी चेक करवा लें तो उसका आंसर यदि सही है तो वो सही है, अगर गलत दिया है हमने आंसर तो वो गलती होगा। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता। और वैधता, प्रश्न पत्र की वैधता उसे कहा जाता है यानी जिसके लिए मूल्यांकन हमने बनाया है और उसे उद्देश्य की पूर्ति यदि वह मूल्यांकन करता है तो वह वैध कहलाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिक्षमता, ये इसकी विशेषता नहीं है प्रश्न पत्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों की त्रुटि ढूंढना। ऑप्शन 2 यह निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना। और ऑप्शन 4 हो जाएगा विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन। तो दोस्तों, विद्यार्थियों में त्रुटि ढूंढना ये इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है कि मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में त्रुटियां ढूंढी जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका आंसर, सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना। यानी मूल्यांकन के द्वारा हम यह जानते हैं, यह कमियों का पता लगाते हैं कि छात्र ने क्या सीखा है और उसका उपचार कैसे करना है। मूल्यांकन में इसका पता लगाया जाता है। और इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है विद्यार्थियों की उपलब्धि का मापन करना। उपलब्धि का मापन करने के लिए तो उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 भाषा की पाठ्यपुस्तक के अभ्यास। ऑप्शन 2 निबंध पत्र आदि लिखना। ऑप्शन 3 विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। ऑप्शन 4 व्याकरण पर अधिकार। तो आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी भाषा के आकलन में हम भाषा के प्रयोग की कुशलता को चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, आकलन। ऑप्शन 1 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होता है। ऑप्शन 2 सत्रांत की गतिविधि है। ऑप्शन 3 पाठ पढ़ाने के बाद ही किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 बच्चों में त्रुटियां ढूंढने के लिए किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये सही बात है। इसमें दूसरा दिया हुआ है सत्रांत की गतिविधि है, यानी सत्रांत का संधिविच्छेद हो जाएगा सत्र प्लस अंत, यानी सत्र के अंत में किया जाता है और ये सत्र के अंत की गतिविधि है, ये कहा गया है। ये कोई सही बात नहीं है। पाठ पढ़ाने के बाद किया जाना चाहिए, ये भी कोई फिक्स नहीं है कि आकलन पाठ पढ़ाने के बाद किया जाएगा या पाठ चलते पाठ में किया जाएगा या पाठ से पहले किया जाएगा। आकलन कभी कर सकते हैं। और इसमें चौथा ऑप्शन है त्रुटि ढूंढना।
तो त्रुटि ढूंढना तो आकलन का कोई उद्देश्य होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता, उसका कारण है ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन 3 व्याकरण, ऑप्शन 4 विश्वसनीयता। यदि हम किसी परीक्षण के बार बार अंकन करें, यानी किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर उसके अंक में कोई प्रभाव नहीं आता है, तो उसे हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। जैसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको हम बार बार चेक करें, एक बार चेक कर लिया फिर हम किसी और पर चेक करवाएं उनको, यदि हमने उसका आंसर सही किया है तो हम भी उसमें उतने ही नंबर देंगे, और जिस पर दूसरे व्यक्ति पर करवाया है वो भी उसमें उतने ही अंक देगा। तो उसको कहा जाता है प्रश्न पत्र की वस्तुनिष्ठता। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर है। ऑप्शन 1 पाठ्यक्रम की दृष्टि से, ऑप्शन 2 व्यापकता की दृष्टि से, ऑप्शन 3 अंकन की दृष्टि से, ऑप्शन 4 औपचारिकता की दृष्टि से। तो मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर होता है व्यापकता की दृष्टि से, यानी मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि परीक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। मूल्यांकन में शारीरिक, मानसिक, अभियोग्यता, अभिक्षमता, इन सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। और परीक्षा का क्षेत्र सीमित इसलिए होता है क्योंकि हम परीक्षा किस चीज़ की ले रहे हैं उसमें बस उसको ही मद्देनज़र रखते हुए परीक्षा की जाती है। यानी हम किसी विशेष अध्याय का परीक्षा ले रहे हैं तो हम उस अध्याय से संबंधित क्वेश्चन ही उस प्रश्न पत्र में पूछेंगे। तो मूल्यांकन में और परीक्षण में यानी परीक्षा में यही एक विशेष अंतर होता है कि उनमें व्यापकता अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्न पत्र में हो सकती है। ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी लघुत्तरात्मक प्रश्न, और ऑप्शन 3 निबंधात्मक, और ऑप्शन 4 अति लघुत्तरात्मक। तो दोस्तों विचारों की अभिव्यक्ति हम निबंधात्मक प्रश्नों में कर सकते हैं। यानी अपने विचारों को निबंधात्मक प्रश्न में कहा जाता है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उनको निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। उनमें हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी उनमें ज़्यादातर हम अपने दिमाग से बनाकर लिखते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा निबंधात्मक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन 1 रटाई से मुक्ति, ऑप्शन 2 पाठ्यक्रम व्याप्ति, ऑप्शन 3 निष्पक्ष मूल्यांकन, ऑप्शन 4 विद्यार्थियों का हित। यानी जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं ना उसकी उपयोगिता बतानी है। उसकी उपयोगिता होती है दोस्तों कि उसमें रटाई से मुक्ति मिल जाती है। यदि हम ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में रट कर आए हैं तो हम उनका आंसर नहीं कर सकते हैं। जैसे निबंधात्मक प्रश्न हुए, उसमें हमने कोई पैराग्राफ या किसी निबंध को हमने याद कर लिया, तो याद किया हमने 2 पेज, रट के आए उनको हम, और परीक्षा में 2 पेजों में से हमें लगभग 1 पेज 1.5 पेज इतना तो याद हो ही जाएगा। तो उनमें तो हम रट कर आंसर दे सकते हैं, परंतु जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना ऑप्शन वाले, उनमें हम रट कर आंसर नहीं दे सकते। मान के चलो हम 10 क्वेश्चन ऑप्शन वाले रट के आए और उन 10 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही नहीं, तो आपका रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में संपूर्ण ज्ञान होना ही
आवश्यक होता है और इन प्रश्नों में रटाई से मुक्ति मिल जाती है। ये इसका विशेष गुण होता है। तो इसका आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा, रटाई से मुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। ऑप्शन 2 प्रगति की जानकारी करना। ऑप्शन 3 उद्देश्यों की पूर्ति सीमा का ज्ञान। ऑप्शन 4 कमजोरियों का निदान करना। तो मूल्यांकन में इकाई परख का प्रमुख उद्देश्य होता है कि प्रगति की जानकारी करना, कि बच्चा ने कितना सीखा है, इसकी जानकारी करना मूल्यांकन की इकाई परख का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। उद्देश्य का सीधा संबंध किससे होता है? ऑप्शन 1 शिक्षण से। ऑप्शन बी शिक्षा से। ऑप्शन 3 शिक्षक से। ऑप्शन 4 पाठ से। तो उद्देश्य का सीधा संबंध शिक्षा से होता है। इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। ऑप्शन 1 विषय की जांच करना। ऑप्शन 2 अगली कक्षा में क्रमोन्नति देना। ऑप्शन 4 भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। और ऑप्शन 4 हो जाएगा कोई नहीं। तो हिंदी में मूल्यांकन के प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है कि भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। मूल्यांकन शब्द बना है। ऑप्शन 1 मूल्यांकन। ऑप्शन 2 मूल्यांकन। और ऑप्शन 3 मूलधन और ऑप्शन 4 मूल्यधन। तो दोस्तों मूल्यांकन शब्द मूल्यधन से बना हुआ है। इसका आंसर 4 नंबर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन 1 वैधता। ऑप्शन 2 व्यापकता। ऑप्शन 3 विश्वसनीयता। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो एक अच्छे मूल्यांकन की ये सारी विशेषताएं होती हैं कि वह वैध हो, व्यापक हो और विश्वसनीय हो। इन तीनों का मतलब मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए व्यापक। ऑप्शन बी सीमित। ऑप्शन सी संकुचित। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक क्षेत्र होता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। यानी मूल्यांकन में बच्चे की अभिवृत्ति, ज्ञान और बच्चे की सामाजिक स्थिति सबको शामिल कर सकते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक क्षेत्र यानी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों के मापन हेतु कौन सी प्रक्रिया अधिक उपयोगी है? ऑप्शन 1 मापन। ऑप्शन 2 मूल्यांकन। ऑप्शन 3 जांच और ऑप्शन 4 परीक्षण। मैंने अभी आपको बताया था मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, जिसमें भावात्मक, मनोशारीरिक, सामाजिक ये सारे पक्ष शामिल किए जा सकते हैं। तो इसका यदि मापन करना है भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों का, तो हम उसके लिए मूल्यांकन करेंगे। तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 सतत। ऑप्शन 2 गतिशील। ऑप्शन 3 हो जाएगा व्यापक और ऑप्शन 4 सीमित। तो
मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। ये सही हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का मान है। ऑप्शन 1 संख्यात्मक या परिमाणात्मक, ऑप्शन 2 गुणात्मक, ऑप्शन 3 भावात्मक पक्ष का, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का मान यह संख्यात्मक होता है, यानी हम किसी वस्तु की यह मापन कर रहे हैं तो उसका मापन हम संख्याओं के माध्यम से करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाणात्मक या संख्यात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है। यानी किसी वस्तु का गुण और उसकी विशेषता बतानी है तो किसके द्वारा पता लगाएंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन 1 मापन के द्वारा, ऑप्शन 2 मूल्यांकन के द्वारा, ऑप्शन 3 परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। यदि किसी वस्तु के गुण, दोष और विशेषता इनकी जानकारी करनी है तो उसका हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन सही हो जाएगा। मापन में तो मात्रात्मक मान शामिल होता है, यानी वह वस्तु मात्रा में कितनी है उसका संख्यात्मक मान होता है मापन में, और मूल्यांकन में उसके गुण, दोष, संख्यात्मक मान ये सारी चीज़ मूल्यांकन में शामिल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन 1 विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों के परिमाण के संबंध में, ऑप्शन 2 किसी गुण, योग्यता तथा विशेषताओं का मूल्य निर्धारण में, ऑप्शन 3 शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में, और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों के परिमाणों में संबंध, यानी कि वस्तु के योग्यता, गुण और उसके परिमाण में संबंध मापन के द्वारा बनाया जाता है। इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। किसके अंतर्गत किसी गुण, योग्यता तथा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ऑप्शन 1 मूल्यांकन, ऑप्शन 2 मूल्य निर्धारण, ऑप्शन 3 मापन, ऑप्शन 4 परीक्षण। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था यदि किसी वस्तु के गुण, दोष, योग्यताएं ये चीज़ देखनी है तो उसका हम मूल्यांकन करेंगे। यानी मूल्यांकन में परिमाणात्मक और गुणात्मक ये दोनों चीज़ शामिल की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली की पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ एवेल्युएशन के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी बातों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 5। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। CCE में मूल्यांकन की प्रक्रिया 3 बताई है, तो इसका 3 आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41।
मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन बी अधिगम अनुभव, ऑप्शन 3 विधि या प्रविधि, और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों एक बीएस ब्लूम ने ट्रायंगल दिया था, उसमें उसने शिक्षण उद्देश्य और अधिगम अनुभव और मूल्यांकन को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं? ऑप्शन 1 उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना, ऑप्शन 2 उद्देश्यों का विश्लेषण करना, ऑप्शन 3 मूल्यांकन प्रविधियों का चयन, और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में सारे सोपान शामिल हैं, इसका आंसर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। मूल्यांकन की आवश्यकता है? ऑप्शन 1 बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि, दृष्टिकोण का अनुमान लगाना, ऑप्शन 2 बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करना, ऑप्शन 3 अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन की आवश्यकता बालकों की मानसिक दृष्टि का पता लगाना, ये बात सही है। बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करना, ये भी सही है। और अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ये भी सही है। इसका आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। मूल्यांकन की परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधि है? ऑप्शन ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी प्रायोगिक परीक्षा, ऑप्शन सी प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, और ऑप्शन 4 मौखिक परीक्षा द्वारा। तो दोस्तों ये प्रायोगिक परीक्षा इसमें 2 बार आ गया है, इसमें आप एक को काट कर लीजिए उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन की परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधि में ये तीनों आते हैं। लिखित परीक्षा, यानी लिखित परीक्षा के द्वारा भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा भी मूल्यांकन कर सकते हैं, और मौखिक परीक्षा के द्वारा भी मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन 1 एलेडाइट्स ने, ऑप्शन 2 बीएस ब्लूम, ऑप्शन 3 सुकरात, और ऑप्शन 4 प्लेटो। तो मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग एलेडाइट्स ने किया था, इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है। मौखिक यानी मुख, बोलते हैं हम मुख से, और इसमें इसके नाम में आ रहा है इले और डाइट्स। तो इसमें आपको इसके नाम से याद रखना है ई ले डाइट, यानी कि हम डाइट को कहाँ से लिखते हैं, लेते हैं मुख से, और मौखिक परीक्षा में कहाँ से बोलते हैं, मुख से। इस प्रकार आपको इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन 2 मोरेनो, ऑप्शन 3 सुकरात, ऑप्शन 4 क्विनी। तो दोस्तों यदि आपको पूछा जाए कि मौखिक परीक्षा प्रणाली मतलब मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा
सुकरात। इन्होंने ही सबसे पहले मौखिक परीक्षा प्रणाली स्टार्ट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। किस परीक्षा द्वारा बालकों के प्रत्यास्मरण, चिंतन, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, विश्लेषण, पढ़ने की योग्यता एवं उच्चारण की कुशलता आदि की जांच की जाती है? ऑप्शन ए निबंधात्मक परीक्षा द्वारा, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा द्वारा और ऑप्शन डी प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें हम चिंतन मतलब सोच कर आंसर दें, अभिव्यक्ति हम बोल व्यक्त करके आंसर दें, और क्रियाशील मतलब क्रियाशील रहकर आंसर दें, और विश्लेषण पढ़ने की योग्यता, उच्चारण का भी कौशल उसमें हो। तो ऐसी परीक्षा हम मौखिक परीक्षा के द्वारा दे सकते हैं जिसमें ये सारे गुण होंगे। उसमें हम सोच समझ कर भी देंगे, अभिव्यक्त करने की स्थिति का भी पता चलेगा, उसमें उच्चारण करने की क्षमता का भी पता चलेगा। तो इसमें ये मौखिक परीक्षा ऐसी होती है जिसमें ये सारे गुण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। लिखित परीक्षाओं के पूरक के रूप में प्रयोग लिया जाता है? ऑप्शन ए मौखिक परीक्षा को, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ परीक्षा को, ऑप्शन 3 प्रायोगिक परीक्षा को और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। यानी लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में हम मौखिक परीक्षा को ले सकते हैं। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मौखिक परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विषय ज्ञान की उपलब्धि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, अभिरुचि व बुद्धि की जांच की जा सकती है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन 3 निबंधात्मक परीक्षा, ऑप्शन 4 प्रायोगिक परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है, जिनमें बालक की अभिवृत्ति, अभियोग्यता और उपलब्धि इन सभी चीज़ों का परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत नमूनों के आधार पर बालकों के कौशल की जांच की जाती है? ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन 2 मौखिक परीक्षा, ऑप्शन 3 प्रायोगिक परीक्षा और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हम प्रयोगशाला में जब जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं अनेक उपकरण रखे होते हैं। उन उपकरणों को नमूना कहा जाता है, जैसे परख नली हुआ, बीकर हुआ और ऐसी चीज़ें हैं, इन्हें हम नमूना कहा जाता है। तो नमूनों के माध्यम से बालक के कौशलों की जांच प्रयोगशाला विधि या प्रायोगिक परीक्षा में किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल को कहा जाता है प्रायोगिक परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। मूल्यांकन एक है? ऑप्शन 1 सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन 2 सहकारी प्रक्रिया, ऑप्शन 3 निर्णयात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन ये सामाजिक प्रक्रिया होती है, सहकारी प्रक्रिया भी होती है, निर्णयात्मक प्रक्रिया भी होती है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रमुख विशेषता होती है? ऑप्शन 1 सरलता, ऑप्शन 2 गोपनीयता, ऑप्शन 3 वैधता, ऑप्शन 4 व्यापकता। तो दोस्तों एक अच्छे मूल्यांकन की सबसे अच्छी विशेषता
या सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि वह मूल्यांकन वैध हो, यानी हम जिसके लिए वो मूल्यांकन किए जा रहे हैं वह उसकी उद्देश्यों की पूर्ति करें। ये सर्वप्रमुख, ये सबसे प्रमुख विशेषता है मूल्यांकन की। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि मापन, परीक्षा और मूल्यांकन में संबंध किसने बताया? तो दोस्तों यह ग्रॉसलैंड ने बताया था। इसका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए मूल्यांकन से, ऑप्शन बी प्रशिक्षण से, ऑप्शन सी अनुदेशन से, ऑप्शन डी परीक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन से। मूल्यांकन के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन कितना हुआ है ये पता लगाया जा सकता है। इसका नंबर 1 आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। एक ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थियों की विषय संबंधी कौशलों की प्रवीणता का स्तर एवं विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं तथा सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का मापन करता है कहलाता है। ऑप्शन 1 भविष्य सूचक परीक्षा या परीक्षण, ऑप्शन 2 संप्राप्ति परीक्षण, ऑप्शन 3 निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन 4 सर्वे परीक्षण। तो दोस्तों यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड मैथ परीक्षा में पूछा हुआ था। आपको इसको याद रखना है सीधा सीधा। जिसमें संप्राप्ति का मापन आ रहा है ना, इसका आंसर हो जाएगा संप्राप्ति परीक्षण। नंबर 2 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक क्षेत्र में शामिल है। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दोस्तों शैक्षिक एवं सह शैक्षणिक शामिल पक्ष दोनों क्षेत्र ये शामिल होते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र वो होता है जैसे पढ़ने लिखने इससे संबंधित होता है। सह शैक्षणिक क्षेत्र वो होता है जिसमें हम शिक्षा को के साथ साथ, यानी सह शैक्षणिक क्षेत्र वो होता है जिसमें हम शिक्षा के अलावा अनेक क्षेत्रों को शामिल करते हैं, जैसे जीवन से जुड़े हुए क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, इन सब को शामिल शैक्षणिक क्षेत्रों में किया जाता है। तो चलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षणिक क्षेत्रों में शामिल हैं। ऑप्शन 1 जीवन कौशल, ऑप्शन 2 कार्य शिक्षा, ऑप्शन 3 दृश्य एवं प्रदर्शन कला, ऑप्शन 4 अभिवृत्ति एवं मूल्य। तो दोस्तों शैक्षणिक क्षेत्र में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जीवन कौशल, कार्य शिक्षा और ये सभी शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 1 2 3 4 सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण की तकनीक विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 विभेदीकरण, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन 3 वैधता, ऑप्शन 4 मितव्ययिता। तो परीक्षण की तकनीकी विशेषता विभेदीकरण यानी विभेद करने वाला परीक्षण होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता उस परीक्षण में होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, मितव्ययिता ये शामिल नहीं है इसमें। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मितव्ययिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन 3 मूल्यांकन, ऑप्शन 4 बोध। तो दोस्तों बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर बताए थे। पहला ज्ञान,
दूसरा अवबोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। तो इसमें ज्ञान, अवबोध और प्रयोग को निम्न स्तर बताया था, विश्लेषण और संश्लेषण को मध्य स्तर बताया था और मूल्यांकन को उच्च स्तर बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1, विद्यार्थी की रटंत स्मृति कितनी बड़ी है, विशेषता नहीं है, यह बताना है। ऑप्शन 2, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। ऑप्शन 3, कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। और ऑप्शन 4, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। इसमें विशेषता बतानी है कि इसमें विशेषता कौन सी नहीं है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। रटने की प्रवृत्ति कितनी बड़ी है, ये इसकी विशेषता नहीं है। मूल्यांकन की और सारी ये सभी विशेषता हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक हुई है, ये हम जानते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। और कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभाव उत्पन्न है, मतलब हमें कक्षा में जो अधिगम कराया है वो कितना प्रभावी हुआ है, ये हम मूल्यांकन के माध्यम से जानते हैं। और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है, यह भी हम मूल्यांकन के माध्यम से जान सकते हैं। ये सारे इसके विशेषताएं होती हैं, परंतु रटने की स्मृति को बढ़ाए ये इसकी मूल्यांकन की कोई विशेषता नहीं है। ये इसका दोस्त समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है। ऑप्शन 1, राधाकृष्ण आयोग द्वारा। ऑप्शन 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। ऑप्शन 3, मुदालिया आयोग द्वारा। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी बल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें जोड़ दिया गया था। इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1, मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना। ऑप्शन 2, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। ऑप्शन 3, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। और ऑप्शन 4 हो जाएगा, मूल्यांकन में निदान एवं उपचार को प्रोत्साहन करना। तो इसका उद्देश्य नहीं है, यह बताना है मूल्यांकन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना, ये तो इसका उद्देश्य है। और ऑप्शन 2 है इसमें, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, ये भी इसका उद्देश्य है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, ये इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। छात्रों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, वर्तनी। ऑप्शन 2, वाक्य विन्यास। ऑप्शन 3, तत्सम शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन 4, अभिव्यक्ति विचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति विचार, यानी छात्रों के लिखित कार्यों के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखित अभिव्यक्ति है। यानी जब हम बच्चों का लिखित आकलन करा रहे हैं तो हम उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चों ने क्या लिखा है, यानी बच्चे की अभिव्यक्ति कैसी है।
बच्चे के विचार कैसे हैं, इसमें सर्वाधिक इसी चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। शिक्षक को शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शन, व्यवहार, कौशल और रणनीतियाँ की मात्रा या अभिवृद्धि को इंगित करने में अनुमति कौन देता है? ऑप्शन 1 अनेक स्टॉल नोट्स, ऑप्शन 2 रूब्रिक्स, ऑप्शन 3 चेकलिस्ट, ऑप्शन 4 रेटिंग स्केल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के द्वारा हम विद्यार्थी के प्रदर्शित व्यवहार, कौशल एवं रणनीतियों की जानकारी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। भाषा का कौन सा कार्य दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करता है? ऑप्शन 1 मूल्यांकन कार्य, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक कार्य, ऑप्शन 3 निर्देशक कार्य, ऑप्शन 4 प्रभावी कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य के द्वारा भाषा के दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। किस प्रकार का पोर्टफोलियो प्रकृति में अधिक सारांशित है? ऑप्शन ए प्रक्रिया पोर्टफोलियो, ऑप्शन 2 तैयार पोर्टफोलियो, ऑप्शन 3 उत्पाद पोर्टफोलियो, ऑप्शन 4 नियोजन पोर्टफोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। किस प्रकार के आकलन को अक्सर प्रमाणिक, व्यापक या प्रदर्शन आकलन कहा जाता है और आमतौर पर शिक्षक द्वारा सामग्री के बारे में छात्र की समझ को मापने के लिए तैयार किया जाता है? ऑप्शन 1 प्रभावी आकलन, ऑप्शन बी साक्ष्य आधारित आकलन, ऑप्शन 3 वैकल्पिक आकलन और ऑप्शन 4 परीक्षा आधारित आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैकल्पिक आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना कहलाता है? ऑप्शन 1 लिखित परीक्षा, ऑप्शन 2 उत्तर पुस्तिका, ऑप्शन 3 मौखिक परीक्षा, ऑप्शन 4 पोर्टफोलियो। यानी बालक की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा पोर्टफोलियो में रखा जाता है। इसका आंसर 4 सही हो जाएगा पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 68। पोर्टफोलियो में मदद करता है? ऑप्शन 1 कार्य को संचित करने में, ऑप्शन 2 बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, ऑप्शन 3 समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, ऑप्शन 4 क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तो दोस्तों पोर्टफोलियो के द्वारा हम किसी बच्चे की क्रमिक आकलन करते हैं। तो ये आंसर 4 सही हो जाएगा। यानी पोर्टफोलियो होता है ना जिसमें बच्चों की संपूर्ण जानकारी का डाटा रखा जाता है। बच्चों की आज स्थिति कैसी है, कल कैसी थी, परसों कैसी थी, तो इस प्रकार से पूरी क्रमिक जानकारी होती है बच्चों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है? ऑप्शन ए उच्चारणगत शुद्धता पर, ऑप्शन 2 विचारों की क्रमबद्धता पर, ऑप्शन 3 धारा प्रवाह की तीव्रता पर, ऑप्शन 4 संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचारों की क्रमबद्धता पर मौखिक भाषा आकलन में सर्वाधिक बल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। हिंदी भाषा का आकलन करते समय
आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन 1 सहज अभिव्यक्ति, ऑप्शन 2 अलंकारिक भाषा, ऑप्शन 3 भाषा की संरचना और ऑप्शन 4 व्याकरण सम्मत भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति। यानी हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम सहज अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्व देंगे।